गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नसीब सिंह। आज बीएससी सेकेंड ईयर थर्मोडायनामिक्स आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक रहेगा। थर्मोडायनामिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री का। क्वांटम के बाद थर्मोडायनामिक्स सबसे अहम रोल प्ले करता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। थर्मोडायनामिक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बेस्ड हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट ईयर में +2 लेवल पर ये काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। वही पोर्शन उसका कुछ एक हिस्सा इसमें आया है। तो जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फेलियर हो जाता है, वो ये बताता नहीं कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है। तो उस टाइम उस सिचुएशन के अंदर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है और इसकी क्या क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू द वर्क इज इम्पॉसिबल विदाउट लीविंग सम इफेक्ट्स। मतलब टोटल हीट को हम वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक वो या तो उसके साइड में कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा। इट इज़ इम्पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल है कि जितनी हमने हीट दी और उतना ही वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड इसकी जो डेफिनेशन है, विदाउट द यूज ऑफ एक्सटर्नल वर्क हीट कैन नॉट बाई इट सेल्फ पास फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। मीनिंग वही है, ये दूसरी डेफिनेशन है कि जब तक हम एक्सटर्नल वर्क नहीं करते, हीट कैन नॉट बाई इट सेल्फ पास फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। मान लिया हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क नहीं करेंगे। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की काफ़ी सारी डेफिनेशन हैं। अब बात आता है एफिशिएंसी। जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग पॉइंट पर ही ये बात हुई थी कि जो हीट इंजन बनना तो शुरू हो गया था, मगर क्या दिक्कत थी उसके अंदर, भाई हमने कितना ऑयल दिया और कितनी आउटपुट मिल रही है, मतलब वो कितनी देर चलेगा, कितना उसने वर्क किया, ये इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। तो एफिशिएंसी क्या होती है एक्चुअल में? द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द मशीन that can be transferred into the work is called efficiency of the machine. That means कितनी हीट दी उसको हमने और कितना उससे वर्क आउट हुआ, ये होती है एफिशिएंसी। इन दोनों का रेशो, वर्क डन बाय द हीट मीन्स हमने कोई, जैसे हम डीजल इंजन की बात करते हैं, हीट इंजन की बात करते हैं, तो हम उसको कितना फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं और कितनी देर तक चल रहा है, दैट मीन्स द एफिशिएंसी। एक टाइप से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम उसको कितनी हीट दे रहे हैं और कितना उससे आउटपुट ले रहे हैं, दैट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। कार्नोट साइकिल आगे है आपका पोर्शन, कार्नोट साइकिल, और ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन यही है और एग्ज़ाम में 99.9% पूछ ही लिया जाता है, या तो इसके ऊपर, या तो इसका डेरिवेशन, या फिर इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। सेडी कार्नोट 1824 devised the technique to calculate the efficiency of the heat engine is called कार्नोट साइकिल। एक हीट इंजन बनाया उसने 1824 के अंदर। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? ये कार्नोट साइकिल। और ये क्या होता है साइकिल? दिस इज ए साइकिल इज द प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर नंबर ऑफ द सक्सेसिव चेंज इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। इसको कार्नोट साइकिल इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे इसके अंदर स्टेप होते हैं, बहुत सारे सक्सेसिव रिटर्न होते हैं इसके अंदर। ओरिजिनल स्टेट के बाद मान लिया जब
स्टार्ट हुआ एक पॉइंट से, मान लिया ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर एक, दोबारा उसी सिचुएशन के अंदर आ जाना मीन्स एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या किया, एक सिलेंडर लिया इस टाइप से, यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है जो क्या है बिल्कुल ही वेटलेस है और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, मीन्स थोड़ा सा भी हल्का भी इसके अंदर गैस का मान लिया कोलिजन बढ़ते हैं या प्रेशर कम होता है तो ये क्या होगा, अप डाउन होता है। ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसके अंदर कोलाइड्स होते हैं मॉलिक्यूल के, तो बिल्कुल ही वेटलेस है और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ये दो साइड की वॉल हैं, ये क्या है, इंसुलेटेड मटेरियल की बनी होती हैं, और जो नीचे वाला मटेरियल है ये कंडक्टिंग वॉल है। तो इसने 4 स्टेप के अंदर डिवाइड किया है इसको। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, एक इंसुलेटेड मटेरियल इसने रखा हुआ है और दो हमारे क्या है डिफरेंट टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर है उसको बोला है इसने सोर्स और लो टेम्परेचर है दैट इज द सिंक। तो इसने पहली स्टेप के अंदर क्या किया, जब अलग अलग टाइप से करके देखा, जो हमारा सिलेंडर है इसने एक बार हाई टेम्परेचर के ऊपर रखा, एक बार इंसुलेटेड मटेरियल के ऊपर रखा, एक बार सिंक के ऊपर रखा, एक बार इंसुलेटेड मटेरियल के ऊपर फिर रखा, तो हमारी 4 स्टेप होने के बाद ओरिजिनल सिचुएशन वही आ जाती है, एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाती है। इसमें 4 कौन कौन सी स्टेप होती है, पहली होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, और दोनों जो साइड की वॉल हैं वो क्या है इंसुलेटेड मटेरियल की हैं, और नीचे वाली वॉल है वो क्या है कंडक्टिंग मटेरियल की। तो स्टार्टिंग में क्या किया इसने, सिलेंडर को उठा के कहाँ पर रख दिया, जो हमारा हाई टेम्परेचर था सोर्स का उसके ऊपर रख दिया, और वहाँ से क्या हुआ, जो हमारा वो एक फिक्स टेम्परेचर है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन दैट मीन्स हमारा टेम्परेचर क्या है, आइसोथर्मल कंडीशन के ऊपर हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑलवेज नेगेटिव। तो हमारा फर्स्ट वर्क क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, ये हमारी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये है हमारी आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन। 4 स्टेप के अंदर जो पहली स्टेप है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज इक्वल टू आर, ये हमारा किसके इक्वल होता है, डब्लू, डब्लू होता है आर टी नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1। तो यहाँ पर वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो दैट इज नेगेटिव, और टेम्परेचर हमने क्या लिया, कांस्टेंट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर था हमारा सोर्स का दैट इज T2, नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1। हमारा वॉल्यूम स्टार्टिंग में क्या था, V1 वॉल्यूम था, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वॉल्यूम हमारा क्या है, V1 वॉल्यूम है, और क्या हो जाएगा ये, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2।